जीवाणु में हो रहा था और मिथेनोजेन जीवाणु में हो रहा था। ठीक है, तो यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे। उसके आगे लिखिएगा कोशिकीय श्वसन के उसके आगे लिखेंगे कोशिकीय श्वसन के दो प्रकार हैं। कोशिकीय श्वसन के दो प्रकार हैं। ठीक है, कोशिकीय श्वसन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, क्या कहेंगे? सेलुलर रेस्पायरेशन। इसके भी कितने प्रकार हो जाएंगे? दो। और वो वाला जो लिखवाए थे वायवीय और अवायवीय, वो किसका प्रकार था? श्वसन का। ठीक है, अब ये श्वसन कौन कर रहा है? कोशिका कर रही है। तो कोशिकीय श्वसन के जो दो प्रकार हैं, उसमें पहला प्रकार जो है उसको लिखिएगा ग्लाइकोलाइसिस। लिखिएगा ग्लाइकोलाइसिस, इसमें डैश दे करके लिखना। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एवं लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज और लाइसिस मीन्स क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, टूटना। ब्रेकडाउन मतलब हो जाएगा टूटना। इसमें डैश दे करके लिखिएगा अगला पॉइंट, लिखिएगा ग्लूकोज का कोशिका के कोशिका द्रव्य में, ग्लूकोज का कोशिका के कोशिका द्रव्य में टूटना, कोशिका के कोशिका द्रव्य में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। कोशिका के कोशिका द्रव्य में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस प्रक्रिया में एक ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 2 मोल MOLE मोल एटीपी 2 मोल एटीपी प्रदान करता है। 2 मोल एटीपी प्रदान करता है। 2 मोल एटीपी प्रदान करता है। हो गया। और दूसरा इसका टाइप लिखिएगा, पहला था ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा लिखेंगे क्रेब साइकिल। सेकेंड लिखेंगे क्रेब साइकिल, क्रेब चक्र। हाँ, हिंदी में कहते हैं इसको क्रेब चक्र या क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल या क्रेब चक्र। हो गया। डैश देकर के लिखिएगा, इसका केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। इसका केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इस प्रक्रिया में 1 ग्राम ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर 1 ग्राम ग्लूकोज
ऑक्सीकृत होकर 36 मोल 36 मोल MOLE मोल एटीपी 36 मोल एटीपी तैयार करता है। 36 मोल एटीपी तैयार करता है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, क्रेब चक्र का केंद्र होने के कारण, क्रेब चक्र का केंद्र होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को, क्रेब चक्र का केंद्र होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का गृह माने घर, ऊर्जा गृह कौमा कोशिकीय श्वसन का केंद्र, कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहा जाता है। कोशिकीय श्वसन का केंद्र कहा जाता है। हो गया। अब देखो रेस्पायरेशन जो है हम लोगों के बॉडी में वो कौन करता है, तो हम लोगों का सेल करता है। जैसे अगर पूछे कि भोजन का पाचन कौन कर रहा था, तो पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र भोजन को पचाने के बाद उसको ले आकर के स्टोर कहाँ कर रहा था, जमा कहाँ पर कर रहा था, बताइए कहां पर कर रहा था, सेल में ही ना कर रहा था। माइक्रोविलाई ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके कहां पहुंचा दिया था, सेल में। तो एनर्जी जो होगा वो प्रोड्यूस कौन करेगा, सेल करेगा। सांस लेने की जरूरत आपके फेफड़ों को है कि आपके बॉडी के सेल को है? फेफड़ा तो सांस थोड़ी लेता है। अच्छा, सांस आप कैसे लेते हो, माइटोकॉन्ड्रिया से कि फेफड़ा से? श्वसन हम किससे करते हैं, फेफड़ों से कि माइटोकॉन्ड्रिया से? माइटोकॉन्ड्रिया से करते हैं। ठीक है। फेफड़ा केवल क्या करता है, कोशिकीय श्वसन गैस का आदान प्रदान, फेफड़ा बस इतना ही करता है। जो सांस लेते हैं ना, तो गैसों का आदान प्रदान करने का काम कौन करता है, फेफड़ा। श्वसन आपका फेफड़ा नहीं करता, श्वसन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, याद रखिएगा, श्वसन कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो यह कोई कोशिका है, ठीक है, ये हो गया आपका एक सेल। अब जैसे आपने ब्रीदिंग किया तो सेल के अंदर में जाकर के पहले से, सेल के कितने भाग होते हैं मुख्य रूप से, तो 3 भाग। ठीक है, ये सेल का सबसे बाहरी भाग है, इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, इसके अंदर आओगे तो तरल द्रव्य पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर में क्या है, बीच में केंद्र। तो ये हो गया एक पूरा सेल। ठीक है। अब जब माइक्रोविलाई हम लोगों के बॉडी में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया था, तो एब्जॉर्ब करके यह क्या किया था, ग्लूकोज को कहां पहुंचा दिया था, सेल के भीतर। तो सेल के भीतर मान लो यह सब क्या है, ग्लूकोज है। समझ में आ रहा है बात? तो सेल के अंदर में यह क्या जमा है, ग्लूकोज है। अब जैसे ही आपने ब्रीदिंग किया, सांस लिया, तो सांस लिए तो आपके फेफड़ों में कौन सा क्या गया, आपके फेफड़ों में जब आप सांस लेते हो तो क्या जाता है, एयर। एयर जाता है कि ऑक्सीजन जाता है, एयर जाता है। नाक के माध्यम से फेफड़ा में क्या जाता है, एयर। और एयर जो है वो आपको पता है मुख्य रूप से इसमें कितनी गैसें हैं, 3 गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, 0.03%। ऑक्सीजन कितना है, 21%। नाइट्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 78%। यही है ना। तो जब आपने सांस लिया तो आपके फेफड़ों के अंदर में ये सारे के सारे गैस गए। ठीक है। अब आपका हृदय जब रक्त को पंप करेगा तो वो रक्त कहां पर जाता है, तो लंग्स के भीतर जाता है। ब्लड कहां पर गया, लंग्स के भीतर। अब हम लोगों के ब्लड में पाया जाता है कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट है यह केवल 3 चीजों को ढो सकता है। वो हमने आपको पिछले दिन बताया था, किन 3 चीजों को, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज। और इन तीनों के अलावा हम लोगों के रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन होता है, कार्बन मोनो
ऑक्साइड, इसके बारे में बताएंगे। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में मिक्स होकर के कहां जाता है, सेल के अंदर जाता है। समझ में आ रहा है, ब्लड में क्या मिक्स हुआ, ऑक्सीजन, और वो कहां पर गया, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर गया तो सेल के अंदर में ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में सबसे पहले इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। और जब ऑक्सीकरण होगा यहां पर तो 1 ग्राम ग्लूकोज जलेगा तो आपको कितना एनर्जी मिलेगा, 2 मोल एनर्जी आपको जो होता है वो प्रदान होता है, मिलता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य में मौजूद ग्लूकोज के जलने की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और इस ग्लाइकोलाइसिस में जब 1 ग्राम ग्लूकोज जलता है तो केवल 2 मोल एटीपी आपको मिलता है। ठीक है, अब इस 2 मोल एटीपी से आपका काम चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा, बहुत कम एनर्जी है और बहुत सारा ग्लूकोज अभी बचा भी हुआ है। तो बचा हुआ जो ग्लूकोज है वो आपकी कोशिका में एक इस तरीके का रॉड शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है जो बाहर से दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। इसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो बचा हुआ ग्लूकोज है, अब इस बचे हुए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। और जब माइटोकॉन्ड्रिया बचे हुए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा तो यह प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाएगी, क्रेब साइकिल कहलाएगी, क्रेब चक्र कहलाएगी। और जब इस क्रेब चक्र में 1 ग्राम ग्लूकोज जलेगा तो आपको टोटल कितना मोल एटीपी मिलने वाला है, 36 मोल एटीपी मिलने वाला है। तो ज्यादा एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, साइटोप्लाज्म कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म को कहेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल दोनों कोशिकीय श्वसन के प्रकार हैं। ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य में। क्रेब साइकिल कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस में भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा लेकिन इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज जलेगा तो मात्र 2 मोल एनर्जी मिलेगा। और क्रेब चक्र आपका जब माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और यहां 1 ग्राम ग्लूकोज जलेगा तो आपको 36 मोल एनर्जी एटीपी मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिकीय श्वसन का केंद्र। याद रहेगा, ऐसे कोशिकीय श्वसन आपका साइटोप्लाज्म में भी, कोशिका द्रव्य में भी होता है लेकिन ऊर्जा उतना नहीं मिलता। ऊर्जा अधिक कहां मिल रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को 2 अन्य नामों से जाना जाता है। पहला नाम क्या, कोशिकीय श्वसन का केंद्र, और दूसरा नाम क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल, और तीसरा एक और नाम इसको जाना जाता है क्रेब चक्र का केंद्र। ये तीनों किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया इन तीनों का क्या है, केंद्र है, साइट है। ओके, तो कोशिकीय श्वसन कितने तरह का, 2 तरह का। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। एक नेक्स्ट पॉइंट एक नोट में लिखिएगा, नोट में लिखेंगे मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड है जो अपूर्ण दहन इनकम्प्लीट कंबसन, इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट कंबसन, हिंदी में कहते हैं अपूर्ण दहन, जो अपूर्ण दहन के द्वारा उत्पन्न होती है। अपूर्ण दहन के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हम लोग के ब्लड में सॉल्युबल गैस कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हम लोग के रक्त में कौन सा गैस घुल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस घुल सकता है। और ये कैसे होगा, अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन जहां भी होगा, कहीं भी अगर पूर्ण दहन हो रहा है तो वहां से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कहीं भी अपूर्ण दहन होगा तो वहां से कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अपूर्ण दहन कब होगा, जब कोई भी वस्तु ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन के कम मात्रा में जलेगी। ठीक है, अब जैसे कई बार ये होता है, आपने देखा होगा ठंड के दिनों में गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग रात में सुतते हैं तो सुतले रह जाते हैं, जग नहीं पाते बेचारे। क्या कारण होता है,
तो ठंडी में गांव वगैरह में लोग बोरसी जला के सोते हैं। देखिए बोरसी, बोरसी जला के सोते हैं। अब बोरसी हीटर वगैरह तो रहता नहीं ना गांव में, क्या रहता है, बोरसी लोग जला के सोते हैं, लाइट का भी दिक्कत है। तो बोरसी जला के सोए तो रूम को क्या करते हैं, एयर टाइट बंद कर देते हैं। वेंटिलेटर में भी बोरा बोरिया ढूस के बंद, दरवाजा के भी नीचे बोरा बोरिया, माने कहीं से भी रूम के अंदर हवा प्रवेश नहीं करे, तो पूरा एकदम रूम एयर टाइट बंद हो गया। और बेड के नीचे अपना क्या जला लेते हैं, बोरसी। अब आराम से कोई बाबा है, बोरसी जला करके क्या हुए, सो गए। अब रूम में तो ऑक्सीजन लिमिटेड है, कुछ ऑक्सीजन वो सांस लेने में खर्च कर रहे हैं, कुछ ऑक्सीजन जो है वो बोरसी को जलाने में खर्च हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो जब तक रूम में ऑक्सीजन है तब तक बोरसी का क्या हो रहा है, पूर्ण ऑक्सीकरण। अब पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है तो कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे ही रूम का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर से तो हवा आप आने नहीं दे रहे हैं, तो रूम का ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन खत्म होगा तो अब क्या शुरू हो जाएगा, अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन होगा तो कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जहरीला गैस होता है। तो रात में बाबा सोए सोए क्या टानेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये रक्त में बहुत तेजी से घुल जाता है और जहरीला गैस है, तो तुरंत ब्लड में डिसॉल्व होगा और रात में ही हार्ट चौक कर जाएगा। रात में ही हार्ट जो होगा वो हार्ट फेलियर हो जाएगा। बाबा सोए सोए फ्लाइट मोड में है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, बोरसी ओरसी जलाने से बचना चाहिए। अब बोरसी जला भी रहे हैं तो रूम में कम से कम वेंटिलेटर खुला छोड़ना चाहिए। वेंटिलेटर बनाया क्यों जाता है, बाहर का कनेक्शन रूम का बना रहे बाहर से, और उसको भी बंद कर देना। पता नहीं तो बनवाओ ही मत वेंटिलेटर, जब उसमें शीशा होता, कई लोग होता है शीशा होता। तो एसी आप लगाए हुए हो तो चलो ठीक है, अंदर का हवा बाहर का हवा का कनेक्शन बना है। अब एसी भी नहीं लगाया, वेंटिलेटर भी पैक कर दिए, तब तो ये मूर्खता वाला बात है। कभी भी दिक्कत हो सकता है, मान लो घर में एलपीजी लीकेज हो या कुछ भी हो, तो कैसे बाहर निकलेगा। तो वेंटिलेटर बंद करने से बचना चाहिए। तो मानव रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सी हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अपूर्ण दहन से ही निकलता है। आगे लिखिएगा, छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, श्वसन अंग। छोटा सा हेडिंग बनाएंगे, श्वसन अंग। श्वसन अंग, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, वैसे अंग, वैसे अंग जो श्वसन गैसों का, वैसे अंग जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं, वैसे अंग जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उन्हें उन्हें श्वसन अंग कहा जाता है। उन्हें श्वसन अंग कहा जाता है। पहला, श्वसन अंग किसे कहेंगे, जो श्वसन गैसों का आदान प्रदान करेगा। पहला लिखिएगा लंग्स, फेफड़ा। पहला लिखिएगा फेफड़ा, फेफड़ा डैश देकर के लिखिएगा, यह उच्च वर्गीय जीवों का, यह उच्च वर्गीय जीवों का, उच्च वर्गीय जीवों का श्वसन अंग है। श्वसन अंग है जो नासिका से शुरू होकर वायु प्रकोष्ठ तक फैला रहता है। वायु प्रकोष्ठ तक फैला रहता है, फैला रहता है। ठीक है, इसमें ऐसे लिख लेना, लिखिएगा नॉस्ट्रिल्स, फिर लिखिएगा, इसको इंग्लिश में ही लिख लो, नॉस्ट्रिल्स लिखना। उसके बाद लिखिएगा विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई।
हो गया। अब इसमें ये कैसे काम करता है वो देखिएगा। जो लंग्स है, सबसे पहले क्या होता है हम लोगों का, नाक वाला हिस्सा। तो नाक का जो दोनों छिद्र है इसे क्या बोला जाता है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल्स जो होता है वो किस में आके ओपन होता है, विंड पाइप में। विंड पाइप को क्या कहते हैं, श्वास नली। क्या कहेंगे, श्वास नली। तो सबसे पहले नाक का हिस्सा नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद ये वाला जो ट्यूब है इसको विंड पाइप कहेंगे। विंड पाइप जो होता है एक स्प्रिंग शेप स्ट्रक्चर के द्वारा ये रहता है, पैक्ड रहता है, इसको कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, ट्रैकिया। ट्रैकिया कितने भागों में खुला हुआ है, तो 2 भाग में खुला हुआ है ट्रैकिया। इसको क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई। ये जो 2 भाग हैं इसको क्या कहेंगे, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में इस तरीके का स्ट्रक्चर निकला हुआ रहता है, इसको क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में गुब्बारे जैसी संरचना लगी रहती है, इसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। क्या कहेंगे, एल्वियोलाई। और ये सारा स्ट्रक्चर कहाँ होता है, फेफड़ों के भीतर होता है। समझ में आया। तो लंग्स हम लोगों का इतने पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले है इसमें नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बाद विंड पाइप, विंड पाइप के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स और फिर एल्वियोलाई। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आए कि रक्त का शुद्धिकरण इन सब में से किस में होगा, तो क्या कहोगे। हम लोगों के बॉडी में ब्लड में कभी ऑक्सीजन मिलता है और कभी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो ये प्रक्रिया कहां पर होती है, बोलिए। श्वसन तंत्र के किस भाग में, ये पूरा श्वसन तंत्र हो गया, तो श्वसन तंत्र के किस भाग में ये पूरी प्रक्रिया होगी। एक पॉइंट लिखिएगा, रक्त में लिखिएगा, रक्त में ऑक्सीजन का मिलना, रक्त में ऑक्सीजन का मिलना वायु प्रकोष्ठ ब्रैकेट में लिखिएगा एल्वियोलाई, ब्रैकेट में एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। फेफड़े के किस भाग में ब्लड में ऑक्सीजन मिलेगा, एल्वियोलाई में। वायु प्रकोष्ठ में, ये जो बैलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी में मिलता है। ठीक है, हाँ, ये बैलून जैसा जो है, इसी के अंदर जब हम लोगों ने सांस लिया तो एयर कहां भर जाता है, इसी एल्वियोलाई में भर जाता है, जिसके थ्रू फेफड़े का डायमीटर बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा लिखिएगा, अब फेफड़ा के बाद गलफड़ा, गिल्स। दूसरा लिखिएगा, सेकंड गलफड़ा, इंग्लिश में कहते हैं गिल्स। इसमें डैश देकर के लिखना है, यह मछलियों का श्वसन अंग है। यह मछलियों का श्वसन अंग है जो जल में घुले हुए, मछलियों का श्वसन अंग है जो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को छानने का कार्य करता है। एक और पॉइंट लिखिएगा, मछलियों में रक्त का एक पथ परिसंचरण होता है, एक पथ परिसंचरण होता है, क्योंकि उनके हृदय में केवल अनॉक्सीकृत
अनऑक्सीकृत रक्त ब्रैकेट में लिखिएगा CO2 प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड प्रवेश करता है, प्रवेश करता है प्लस ब्लड, CO2 प्लस ब्लड प्रवेश करता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना। देखो फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वह क्या होगा उसका, फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा उसका, गिल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो इस तरीके की कोई मछली है, तो मछली के अग्रभाग में यहां पर क्या पाया जाता है, उसका गिल्स। यहां क्या मिल जाएगा आपको, उसका गलफड़ा मिल जाएगा, और ये हो जाता है उसका क्या, फिन्स। ठीक है, तो ये वाला जो इसका हिस्सा है यह क्या कहलाएगा, गिल्स कहलाएगा। इस गिल्स में को अगर आप ध्यान से देखें तो गिल्स में कई प्रकार के इस तरीके के रेड पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, गिल्स का रंग कैसा होता है, लाल। क्यों लाल होता है, क्योंकि गिल्स के अंदर में मछलियों का क्या आता है, ब्लड। मछलियों का जो रक्त होता है वह उनके गलफड़े में आता है, इसलिए उसके गलफड़े का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि गलफड़े का रक्त का रंग लाल क्यों होगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कौन कौन से गैस को अपने अंदर घुला सकता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। तो मछली को देखिएगा, एक्वेरियम की मछली को अगर कभी आपने देखा होगा ध्यान से, तो वो लगातार क्या करते रहती है, पानी पीते रहती है। देखिए वो मुंह बंद नहीं होता है, कंटिन्यू वो क्या करती है, पानी पीते रहती है। तो मछली जब पानी पीती है तो वो पानी उसके कहां पर जाता है, गलफड़े में। मछली ने पानी पिया तो पानी कहां गया, गलफड़े में। उसके आमाशय में पानी नहीं जाता, गलफड़ा में जाता है। और पानी जब गलफड़ा में गया तो पानी में आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है, घुलनशील है। पानी के अंदर ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। तो जब गलफड़ा में उसका क्या गया, मक्खी लिख रही है बैठ के, गलफड़ा में उसका क्या गया, पानी। ठीक है, और पानी में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब कर लिया, मछली का ब्लड। गलफड़ा में ब्लड है ना जी, तो ब्लड क्या किया, पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब वह ब्लड कहां पर जाएगा, तो मछली के शरीर के कोशिका में, सेल में। ये मछली का मान लो शरीर का पूरा सेल है, तो इस सेल में अब क्या जाएगा, ब्लड। ब्लड क्या लेकर के इसके सेल में जा रहा है, बोलो, ब्लड प्लस ऑक्सीजन। तो जैसे ही ब्लड प्लस ऑक्सीजन इस सेल में जाएगा तो इसके सेल में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जल जाएगा कि नहीं जल जाएगा, जल जाएगा। और जब ये ग्लूकोज जल जाएगा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मछली को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी। अब एटीपी तो उसके शरीर में ऊर्जा का काम करेगा। अब यही ब्लड जो अभी ऑक्सीजन लेकर के गया था, उसका सारा ऑक्सीजन तो खर्च हो गया ग्लूकोज को जलाने में। अब उस ब्लड में क्या मिक्स हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसी ब्लड में मिक्स हो गया, ऑक्सीजन खर्च हो गया, इस ब्लड में क्या मिक्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होगा, अब इसकी कोशिका से निकल करके मछली के हृदय में जाएगा। मछली के हृदय में कौन सा ब्लड जाएगा, CO2 प्लस ब्लड। ऑक्सीजन वाला ब्लड कहां गया था, उसके बॉडी के सेल में। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां जाएगा, उसके बॉडी के हार्ट में। और मछली का हार्ट कितने चैम्बर का रहता है, 2 चैम्बर का। मछली का हृदय कितने कक्ष में बटा रहता है, 2 कक्षों में बटा रहता है, 2 चैम्बर में। ठीक है, और फिर हृदय जब इसका पंप करेगा तो यह कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर कहां जाएगा, उसके गलफड़े में। और गलफड़े से मछली क्या बाहर कर देगी, CO2 प्लस H2O। नहीं समझ में आया, नहीं आया, फिर से। हाँ, पानी यहां पर था ना, पानी में से तो केवल ऑक्सीजन बाहर निकला था, अब उसी पानी में कार्बन डाइऑक्साइड। एटीपी कल बताया था ना हमने, ऊर्जा होता है, एनर्जी। इसको कहते हैं कोशिकीय ईंधन, एटीपी कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। ठीक है, इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो बताइए। तो मछली के हृदय में रक्त कितनी बार गया, 1 बार कि 2 बार, बोलो। 1 ही बार गया ना, 2 बार कहां गया। मछली के हृदय में रक्त 1 ही बार न गया है, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेकर के। ठीक है, तो मछली में ब्लड का कैसा सर्कुलेशन हो गया, सिंगल सर्कुलेशन, एक पथ परिसंचरण।
जबकि हम लोगों का जो हृदय है ना, हम लोगों के हृदय में रक्त कितनी बार जाता है? 2 बार, एक बार ऑक्सीजन को लेके, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के। इसलिए मनुष्य में रक्त का कैसा परिसंचरण होता है? द्विपथ परिसंचरण। बात आ रही है समझ में? हम लोगों के हृदय में रक्त 2 बार जाता है, एक बार ऑक्सीकृत रक्त, एक बार अनऑक्सीकृत रक्त। इसलिए हम लोगों में रक्त का द्विपथ परिसंचरण। और मछली के हृदय में रक्त केवल 1 बार, अनऑक्सीकृत रक्त, इसलिए मछली में 1 पथ परिसंचरण होता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चलिए तीसरा आप लिखिएगा ट्रैकिया। तीसरा लिखेंगे ट्रैकिया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह कीटों का श्वसन अंग है। यह कीटों का श्वसन अंग है। कीटों का श्वसन अंग है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह एक तरफ वातावरण के संपर्क में होता है। वातावरण के संपर्क में होता है, तो दूसरी ओर शरीर के कोशिकाओं के संपर्क में होता है। तो दूसरी ओर शरीर के कोशिकाओं के संपर्क में होता है। हो गया? एक और पॉइंट लिखिएगा, कीटों में श्वसन के लिए विसरण होता है। विसरण इंग्लिश में डिफ्यूजन कहते हैं। कीटों में श्वसन के लिए विसरण होता है। हो गया? अब जैसे मान लो कोई एक इंसेक्ट है, ठीक है? क्या मान लीजिए कोई एक इंसेक्ट है, कीट है। तो कीट जो होता है, अब जैसे मान लो कोई कीट है, तो कीट को देखोगे तो इसका पूरा बॉडी जो है ना, जैसे मान लो कोई कॉकरोच है, तो कॉकरोच का जो शरीर का यह भाग है, ऊपरी भाग है, पूरा शरीर जो इसका है इस तरीके के स्ट्रक्चर से घिरा हुआ रहता है। ठीक है? ये पूरा स्ट्रक्चर इसका क्या कहलाता है? ट्रैकिया। अगर आप एक कॉकरोच को लें और ले करके उसके पानी में उसका केवल गर्दन वाला हिस्सा डुबा दीजिए, वो जीवित रहेगा कि मर जाएगा? जीवित रहेगा। और पूरा शरीर अगर उसका पानी में डाल दीजिएगा ना, तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका पूरे शरीर में ही क्या पाया जाता है? ट्रैकिया पाया जाता है। अब ये ट्रैकिया एक तरफ देख रहे हो इन्वायरमेंट में खुला हुआ है, और दूसरी ओर किसके कांटेक्ट में है? शरीर के कोशिका के कांटेक्ट में है। अब साइंस में एक प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं विसरण। क्या कहते हैं? विसरण। इंग्लिश में कहा जाता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को क्या परिभाषा दिया गया है? इसको कहा गया है कि श्वसन गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर परिवहन विसरण कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गैसों का परिवहन क्या कहलाएगा? विसरण। तो एयर में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और इसके सेल में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहां पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई। यहां ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो डिफ्यूजन के माध्यम से वातावरण का ऑक्सीजन इसके शरीर के कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और इसके कोशिका में भी तो ग्लूकोज जमा होगा। भोजन किया होगा तो ग्लूकोज जमा होगा कि नहीं इसके सेल में? तो यह ऑक्सीजन क्या करेगा? इस ग्लूकोज को जला देगा, ऑक्सीकृत कर देगा, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी ट्रैकिया के माध्यम से इसके शरीर से बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? इसी को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। तो कीटों में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है? ट्रैकिया पाया जाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना?
चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नोट में लिखेंगे, लिखिएगा मेंढक जब सुषुप्तावस्था में होता है, मेंढक जब सुषुप्तावस्था में होता है तो त्वचा द्वारा श्वसन करता है, त्वचा द्वारा श्वसन करता है एवं जब वह जल में होता है, जल में होता है तो बुक गिल्स, जल में होता है तो बुक गिल्स, बुक गिल्स एवं जब वह स्थल पर होता है, एवं जब वह स्थल पर होता है तब बुक लंग्स, स्थल पर होता है तब बुक लंग्स, बुक लंग्स LUNGS लंग्स द्वारा श्वसन करता है, बुक लंग्स द्वारा श्वसन करता है, बुक लंग्स द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, देखो मेढक जो है वो कैसा जीव है, तो मेढक को किस में रखेंगे, एम्फीबियंस में। ठीक है, एम्फीबियंस में आ जाएगा, वो उभयचर, मतलब जमीन पे भी स्टे करेगा और पानी में भी रहेगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उभयचर, जो दोनों तरीके के हैबिटाट में अपना एडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो वैसे जीवों को क्या कहा जाएगा, उभयचर की श्रेणी में रखा जाएगा। अब जब हाइबरनेशन स्टेज में मेढक होगा, अब दो तरह के नींद में जीव जाते हैं, एक शीत निद्रा में जाते हैं और एक ग्रीष्म निद्रा में जाते हैं। ठीक है, तो जब यह ग्रीष्म निद्रा में जाए, शीत निद्रा में जाएगा मेढक, तो शीत निद्रा में जाएगा तो ये क्या करेगा, मिट्टी के अंदर कई फीट अंदर चला जाता है। ठीक है, 5 फीट 6 फीट 7 फीट ये मिट्टी के अंदर क्या करेगा, खोद करके घुस जाएगा और वहां मिट्टी के अंदर में यह अपने अंडों को देगा, बच्चों को जन्म देगा, फिर बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जब वह, उसी को क्या बोला जाता है, सुसुप्तावस्था, हाइबरनेशन स्टेज इंग्लिश में कहते हैं। सुसुप्तावस्था को क्या कहते हैं, हाइबरनेशन स्टेज। तो हाइबरनेशन स्टेज में जाएगा, मिट्टी के भीतर होगा, तो सांस किसके माध्यम से लेगा, त्वचा के माध्यम से लेगा। समझ में आ रहा है, केवल त्वचा से सांस कब लेगा, सुसुप्तावस्था में। और जब पानी के भीतर मेढक रहेगा तो उसमें गिल्स भी पाया जाता है, उस गिल्स का आकार जो है वो कैसा होता है, किताब के जैसा होता है, इसीलिए गिल्स को बुक गिल्स कहा जाता है। और जब जमीन पर आ जाएगा तो सांस किससे लेगा, फेफड़ा से लेगा, और उसके फेफड़ों का आकार कैसा है, किताब के जैसा है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे, बुक लंग्स। ठीक है, तो मेढक में तीनों रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बुक लंग्स है, बुक गिल्स है और स्किन है। ले के जाता है स्टोर करके, कार्बोहाइड्रेट अपने बॉडी में स्टोर करके जाता है, कार्बोहाइड्रेट उसके सेल में जमा होता है तब वो पहुंचता है, सांस लेके ही काम चला देता है 4-5 महीने तक। बरसाती मेंढक नहीं होता है गांव में, एकदम पीला पीला भदावा बेंग जिसको कहते हैं, बारिश आए या ना आए टटराना शुरू करता है रात में। ठीक है, वो सब अभी हाइबरनेशन में होगा, सुत रहा होगा। बरसात अभी बीता, बरसात के बाद क्या करेगा, ठंडा आएगा, जाके सूझ जाएगा चुपचाप, फिर जब बरसात आने वाला होगा 4-5 महीना बाद तब बाहर निकलेगा। क्लियर है, तो ये हो गया। अगला हेडिंग बनाइएगा, ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ। ग्लूकोज विखंडन के विभिन्न पथ हो गया। पूरा का पूरा रेस्पायरेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, ग्लूकोज को विखंडित करने के लिए, इसलिए ना कर रहे हैं कि ग्लूकोज क्या हो, हम लोगों के बॉडी में एनर्जी के रूप में क्या हो जाए, कन्वर्ट कर हो जाए। तो ध्यान से इसको समझना, अभी लिखना मत।
पूरा रेस्पायरेशन का मामला है इस ग्लूकोज को क्या करने के लिए, ऑक्सीकृत करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये ग्लूकोज कैसा है, तो ग्लूकोज में कितना कार्बन एटम होता है, 6 कार्बन एटम होता है ना। तो सबसे पहले अभी हमने जस्ट आपको बताया कि ग्लूकोज कहां पर ऑक्सीडाइज्ड होता है, कोशिका के किस भाग में, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में होता है ना। तो कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज टूटेगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहा था अभी हमने, ग्लाइकोलाइसिस, अभी बताया ना ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस होगा जब इस ग्लूकोज का साइटोप्लाज्म में, तो यह ग्लूकोज किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुवेट। ग्लूकोज किस रूप में बदल जाएगा, पाइरुवेट। और पाइरुवेट कितना कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम है, समझिएगा ध्यान से। अब इस पाइरुवेट से केवल हम लोगों को एनर्जी नहीं मिलने वाला है, ये तो आपका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, इसके बाद क्या करना होगा, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो अब इस ग्लूकोज का क्या होगा, क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल सेल के किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कि एब्सेंस में, बताइए, प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन जो होगा यहां क्या होगा, उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। तो जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज जलेगा तो आपको क्या मिलेगा, एटीपी। ये दोनों एटीपी जुड़ जाएगा अब, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल वाला, और एटीपी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 38 मोल। प्लस क्या मिलेगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर। समझ में आ रहा है। दूसरा एक और केस होता है इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन का, किन जीवों में, तो ईस्ट में। किसमें होगा, ईस्ट में। तो ईस्ट में ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होगा कि एब्सेंस में, एब्सेंट में, क्योंकि ईस्ट अवायवीय शोषण करता है। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलेगा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है हम लोगों को, इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ क्या मिलता है, एटीपी। तो एटीपी से ईस्ट क्या करेगा, अपना काम चला लेगा ऊर्जा का, और इथेनॉल प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसी इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो इथाइल अल्कोहल कहलाता है। तो जितने सारी शराब बनाने वाली कंपनियां हैं वो किसका प्रयोग करती है शराब बनाने में, ईस्ट का, क्योंकि ईस्ट की ही सहायता से क्या बनेगा, इथेनॉल। अंगूर में किण्वन होता है, फर्मेंटेशन, तो किण्वन कौन कराता है, ईस्ट कराता है। ब्रेड को, केक को स्पॉन्जी बनाने के लिए, मुलायम बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, ईस्ट का, क्योंकि वो अवायवीय शोषण होगा, और अवायवीय का बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इथेनॉल और एटीपी, ठीक है। एक तीसरा केस होता है इस श्वसन का, कहां पर, इन मसल्स, यानी हम लोगों के मांसपेशियों में। तो मांसपेशियों में श्वसन कब होगा, जब हम लोगों के शरीर में ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा, कम होगा। अब जैसे मान लो आप रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग कर रहे हैं तो आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत है, कहीं पर चढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, तो एनर्जी शरीर में ज्यादा चाहिए। तो उस दौरान क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं, मुंह से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं, हांफना शुरू कर देते हैं। तो व्यक्ति कब हांफता है, जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है। तो उस समय श्वसन कहां पर होता है, मसल्स में, मांसपेशियों में। और जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन के कमी के कारण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, प्लस क्या बनेगा, एटीपी। और आपको याद भी होगा इसी लैक्टिक एसिड के कारण से क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द, क्या होगा, मांसपेशियों में दर्द होता है, ठीक है। मांसपेशियों में क्या हो जाएगा, दर्द हो जाएगा। तो बीपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 65 बीपीएससी में, पीसीएस एग्जाम में, कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में लैक्टिक अम्ल जमा है, मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा है, और वो डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर कौन से रे की सहायता से, कौन से विकिरण की सहायता से इस लैक्टिक अम्ल को तोड़ेगा, ठीक है। तो एक रे होता है जिसको अवरक्त किरण कहते हैं, इंफ्रारेड, कौन सा, इंफ्रारेड रे। तो हड्डियों, मांसपेशियों में जमा लैक्टिक अम्ल को तोड़ने के लिए किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड रे का प्रयोग किया जाता है। और यही इंफ्रारेड रे निकलता है रिमोट वगैरह से भी, समझ गए। कोई दिक्कत इसमें, लिख लीजिए।
क्यों मिलाया जाता है? नहीं जमने देने के लिए, ठंडे जगहों पर। लेस अमाउंट, कम मात्रा में ऑक्सीजन। हो गया? अगला हेडिंग बनाएंगे मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र हेडिंग बना लीजिए। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ईस्ट जो होता है ना वो अवायवीय श्वसन करेगा। अवायवीय श्वसन करेगा तो क्या होगा? वायु की अनुपस्थिति में करेगा। तो वायु की अनुपस्थिति में करेगा तो बनता है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल जो होता है ना, इसी का कंपाउंड होता है। इथाइल अल्कोहल माने जो शराब होता है, इथेनॉल को ही जब पानी में मिला दिया जाता है तो वो इथाइल अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, तो इथेनॉल कब बनता है? जब अवायवीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और यहां पर ऑक्सीजन है लेकिन कम मात्रा में। ठीक है, यहां भी अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता तो वही बन जाता है। ऑक्सीजन है लेकिन उसका अमाउंट क्या है? कम है मांसपेशियों में, इसलिए मांसपेशियों में बन जाता है क्या? लैक्टिक एसिड। हाँ, वहां नहीं है इसलिए इथेनॉल बना। ठीक है, चलिए तो हेडिंग बना लेंगे मानव परिसंचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। देखिए परिसंचरण क्या होता है? तो जितने ऑर्गेनिज्म है, जितने प्रकार के जीव हैं, उन सबके बॉडी में आवश्यक पदार्थ एक जगह से दूसरे जगह पर क्या होते रहते हैं? घूमते रहते हैं। जैसे आपने सांस लिया तो आपके लंग्स में जो एयर गया वो लंग्स से ही बाहर निकल जाता है क्या? यहां जब आपने सांस लिया तो एयर जो गया, उस एयर में से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कहां जाएंगे? आपके बॉडी के सारे सेल में। अरे सांस लोगे तो ऑक्सीजन कहां जाता है? बॉडी के सारे सेल में जाता है। तो कौन लेकर के जाता है? ब्लड लेकर के जाता है। आपने भोजन किया तो ग्लूकोज डाइजेस्ट होने के बाद आपके पाचन तंत्र में रह जाता है कि बॉडी के सेल में चला जाता है? सेल में चला जाता है। तो कौन लेकर के जाता है? ब्लड लेकर के जाता है।
तो कुछ भी पदार्थ जो है वो हम लोगों के शरीर में लगातार क्या हो रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है। अब जैसे किडनी के अंदर में क्या आता है, तो हम लोगों के शरीर का जो उत्सर्जी पदार्थ है वह क्या होता है, यूरिया। तो किडनी के अंदर छानने के लिए क्या आता है, यूरिया, जिसे किडनी छान देता है। तो किडनी के अंदर में भी ब्लड क्या लेकर आ रहा है, यूरिया लेकर के आ रहा है। फिर छना हुआ ब्लड बाहर निकल रहा है किडनी से। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया हम लोगों के शरीर के भीतर चल रही है। कभी ब्लड में ऑक्सीजन मिल रहा है, कभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कभी ग्लूकोज मिल रहा है, कभी कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कभी उसके अंदर यूरिया मिल रहा है, कभी उसके अंदर यूरिक एसिड मिल रहा है। रक्त के अंदर इतना सारा चीज लगातार क्या होते रहता है, मिलते रहता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो क्या होते रहता है, ट्रांसपोर्ट होते रहता है। तो किस प्रकार से हम लोगों का ब्लड पूरे शरीर के अंदर घूमता है, कौन उसको घुमाने में मदद करता है, वो सारा कुछ आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखिएगा, आवश्यक पदार्थों का शरीर की कोशिकाओं में परिवहन कौमा परिसंचरण कहलाता है। परिवहन परिसंचरण कहलाता है। परिवहन परिसंचरण कहलाता है। एक और पॉइंट लिखेंगे, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, रक्त एक कोलाइडी लिख लीजिए, कोलाइडी। रक्त एक कोलाइडी विलयन है। यह कॉमा देके, यह क्षारीय होता है। यह क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 है। 7.4 है। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन आया, इसको ध्यान से समझ लो। देखो, कोई भी पदार्थ हम लोग के बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो कौन उसको सर्कुलेट कराएगा, तो ब्लड कराएगा। ठीक है, अब जो ब्लड है, इस ब्लड को, ये एक स्पेशल सेल है जिसको कहा जाता है क्या, फ्लूइड कनेक्टिव। ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हिंदी में क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक किसे कहा जाता है, वैसे ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं जो जोड़ने का काम करता है। संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ब्लड चूंकि शरीर के अंदर सारे सेल को जोड़े हुए है, सारे सेल तक चीजों का परिवहन कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, ब्लड हम लोग का सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है? सॉलिड होता है। आरबीसी हम लोग का कैसा है, सॉलिड है। डब्ल्यूबीसी कैसा है, सॉलिड है। प्लेटलेट्स कैसा है, सॉलिड है। लिक्विड केवल कौन है, प्लाज्मा। लिक्विड स्टेट में केवल आपको क्या मिलेगा, प्लाज्मा मिलेगा। समझिएगा ध्यान से। तो ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, चीजों को जोड़ना। तो मेन रूप से ना हम लोगों के शरीर में 3 कनेक्टिव टिश्यू एक मिलते हैं। एक मिलता है टेंडन, एक मिलता है हम लोगों को लिगामेंट, और एक कनेक्टिव टिश्यू मिलता है सेलेक्सर। ये 3 प्रकार के हम लोगों के शरीर में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो कैसे होते हैं, सॉलिड। ये सबके सब क्या है, सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठोस संयोजी ऊतक होते हैं। जबकि इन तीनों के अलावा रक्त कैसा होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। आया बात समझ में? अब टेंडन जो है, यह हम लोगों के शरीर में किसको जोड़ता है, तो याद रखिएगा, बोन को किससे जोड़ता है, मसल्स से। लिगामेंट जो है, यह किसको जोड़ता है, बोन को किससे जोड़ेगा, बोन से। और सेलेक्सर किसे जोड़ेगा, मसल्स को मसल्स से। तो
तो ये तीनों कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन ये तीनों कैसे होते हैं? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। हमारी जो हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई है किससे? लिगामेंट से। हड्डी और मांसपेशी जुड़ा हुआ है किससे? टेंडन से। और सेलेक्सर से क्या जुड़ा हुआ है? मसल्स और मसल्स। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, एग्जाम में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे आप। ट्रिक है बमटी और बबली। एक ट्रिक है कौन सा? बमटी और बबली। तो बमटी और बबली ट्रिक काम कैसे करेगा? तो देखो, बीस का मतलब क्या होगा? बोन। एम का मतलब क्या होगा? मसल्स। टी का मतलब क्या होगा? टेंडन। जो बोन को मसल्स से जोड़े वह क्या कहलाएगा? टेंडन। और जो बोन को बोन से जोड़े वह क्या कहलाएगा? लिगामेंट। तो बोन बोन लिगामेंट, बोन मसल टेंडन, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठोस संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। नमकीन होता है, कड़वा होता है। बक कहाँ दिया है? अब पता नहीं, टेस्ट करना पड़ेगा। कुछ पिगमेंट होता होगा, देखना पड़ेगा एक बार। ऐसे छार का तो स्वाद कड़वा होता है। सर्च नहीं किए इसको, चेक नहीं किए? चेक करिएगा एक बार। चलिए, इतना हो गया। ठीक है, देखिए, ये याद हो गया। ये सब कैसा टिश्यू है? सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू, ठोस संयोजी ऊतक। और ब्लड कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, इतना दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। ब्लड को एक और पॉइंट हमने लिखवाया है, कैसा सॉल्यूशन लिखवाया है? कोलोइडल सॉल्यूशन। ब्लड को क्या लिखवाया है? कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये तो आप लिख लिए ना, ये वाला सॉल्यूशन किसे कहते हैं बताइए? विलयन किसे कहा जाता है? सॉल्यूशन, इसमें कोई चीज भूल जाए। हाँ, सॉल्यूशन में दो चीज होता है, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, इसको विलायक को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और इसको क्या बोलते हैं? उल्टा हो गया क्या? ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट में क्या आएगा? चीनी। सॉल्वेंट में क्या आएगा? अब बताइए, सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? जिसमें कोई भूल जाए उसको सॉल्यूशन कहेंगे? हैं? सॉल्यूशन किसे कहा जाता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंस आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अब जैसे, अब ये भी नहीं है, जैसे मान लो आपके पास विलेय जो है वो 5 लीटर है। ठीक है, अब 5 लीटर विलेय की क्षमता है कि वो 2 किलो चीनी को घुला सकता है, और हमने इसमें डाल दिया चीनी कितना? 3 केजी। तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि समांग मिश्रण नहीं हुआ। तो समांग मिश्रण होना चाहिए, मतलब विलेय और विलायक का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली दोनों एक दूसरे में क्या हो जाए? डिसॉल्व हो जाए, तब जाकर के सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो रक्त जो है, उस रक्त के अंदर आपको आरबीसी दिखाई देता है, डब्ल्यूबीसी दिखाई देता है। अलग अलग करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है? डायलिसिस करना पड़ता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया, तो डेंगू हो गया तो उसको पूरा रक्त का जरूरत है कि केवल प्लेटलेट्स का जरूरत है? केवल प्लेटलेट्स का जरूरत है, तो उसको पूरा रक्त चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? प्लेटलेट्स। तो किसी के ब्लड से प्लेटलेट्स निकालिएगा तब तो उसके शरीर में चढ़ाइएगा।
तो किसी के शरीर से प्लेटलेट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका ब्लड निकालेंगे। लगभग 3 यूनिट ब्लड के आसपास में 1 यूनिट प्लेटलेट्स मिलता है, समझ गया। तो 3 यूनिट ब्लड मिलेगा तो 1 यूनिट क्या मिलेगा, प्लेटलेट्स लगभग मिलेगा। तो किस मशीन से अलग किया जाता है, डायलिसिस मशीन से सेपरेशन किया जाता है। तो ब्लड जो है हम लोगों का, उस ब्लड में क्या लिखवाया, ब्लड क्या है, एक सॉल्यूशन है, विलेयन है। और विलेयन है तो इसका मतलब हम लोगों के ब्लड में भी सॉल्यूट पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, सॉल्वेंट। ब्लड के अंदर में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट पाया जाएगा ना। तो ब्लड के अंदर में जो सॉल्यूट है वह है WBC, RBC और प्लेटलेट्स। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट। लिखना नहीं, आगे लिखाएंगे। WBC, RBC और प्लेटलेट्स, इसको क्या कह सकते हो आप, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट आप किसे कह सकते हो, ब्लड के अंदर जो चौथा है प्लाज्मा, इस प्लाज्मा को क्या कह सकते हैं, सॉल्वेंट। अब ये प्लाज्मा जो होता है यह टोटल ब्लड का हम लोगों का कितना परसेंट होता है, 55%। और 45% में RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये तीनों होते हैं, समझिएगा। प्लाज्मा जो है वो टोटल ब्लड का 55% है, और इस 55% में 90% जो होता है वो क्या होता है, पानी होता है। इसी कारण से हम लोगों का रक्त जो है वो कैसा दिखाई देता है, लिक्विड दिखाई देता है। 7% इसके अंदर में प्रोटीन पाया जाता है और 3% कार्बनिक नमक पाया जाता है प्लाज्मा में। क्लियर हुआ। तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है यह क्या है, सॉल्वेंट। और ब्लड के अंदर में जो WBC, RBC, प्लेटलेट्स है ये क्या है, सॉल्यूट। ये आपके सॉलिड है और ये ब्लड का क्या है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। तो ब्लड में अगला पॉइंट आपने लिखा है कि इट इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो इन दोनों से क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो ब्लड कैसा सॉल्यूशन है, कोलोइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, वैसा विलयन जिसे आप फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन कहा जाता है। याद रहेगा, दी सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी फिल्टर बाय द फिल्टर पेपर, ठीक है। वैसा विलयन जिसे फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते हैं उसे कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। जैसे स्याही क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। दूध क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। वैसे ही रक्त क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशन है। इसे छानने के लिए डायलिसिस करना पड़ेगा। वो छान सकते हैं, नहीं छान सकते हैं, कोलोइडल है। फिल्टर पेपर से नहीं छनेगा, कोलोइडल हो जाएगा। ठीक है। तो ब्लड कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, कोलोइडल। ब्लड का पीएच मान कितना हो जाएगा, 7.4। मतलब क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा, क्षारीय। ठीक है। तो इतना रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे फिर जो होगा RBC, WBC, प्लेटलेट्स चैप्टर को कल खत्म कर देंगे। और श्वसन तंत्र जो होगा उसको पूरा रिवाइज करके तैयार रखिएगा। किसी भी दिन उसके 50 क्वेश्चन का टेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। किसी भी दिन संख्या ठीक ठाक रहेगा तो टेस्ट हो जाएगा।